से घोड़ा सिर्फ एक दिशा में चलता रहता है, अपना कार्य करता रहता है। आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि जब तक आपको आपका उद्देश्य नहीं मिल जाए, आपकी वर्दी नहीं मिल जाए, न नींद आना चाहिए न चैन आना चाहिए। विश्वास करिए, मुझे नहीं पता आपने अपने जीवन में क्या कसम खाया नहीं खाया है, लेकिन अगर आपने इस कोर्स को परचेज किया है तो इस वर्दी को मैं पहना के रहूंगा लास्ट टाइम तक। आप हमारा साथ दीजिए, इतना निवेदन आपसे खाली, ठीक है? इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, अपने आप सारी चीजें आप सीख जाओगे, ठीक है? यहाँ देखिए, कर सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या कहते थे? उर्वरता की देवी मानकर पूजा किया करते थे। क्या कहते थे? उर्वरता की देवी, ठीक है? क्यों? क्योंकि धरती से उन्हें सब कुछ मिलता था, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा, प्रकृति की पूजा करते थे। कर पशुओं में कुबड़ वाला सांड, ऐसा सांड जिसके ऊपर कुबड़ होता था, कुबड़ जैसा नंदी के ऊपर होता है ना, तो ऐसा कर कुबड़ होता था, उसे लोग क्या करते थे? वो विशेष था, वो पूजनीय था, लोग उसकी पूजा किया करते थे, इस कुबड़ वाले सांड को, ठीक है? कर मनोरंजन के लिए जो सैंधववासी थे बड़ा काम करते थे। इसके पहले के लोग तो खाली शिकार करते थे, और यहाँ पर क्या करते थे लोग? जैसे मछली पकड़ते थे, शिकार पे भी चले जाते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे, ठीक है? इसके अलावा चौपड़ खेलते थे, पासा वगैरह खेलना भी जानते थे लोग, ठीक है? पासा जैसा खेल भी आपने सुना होगा ना, ठीक है? चौगान पासा, ठीक है? बहुत सारे होते थे, चौगान वगान तो बाद में आएगा, पासा ये लोग खेलते थे, ठीक है? चौपड़ और पासा, तो याद रखेगा। हड़प्पा सभ्यता खत्म। तीसरा चैप्टर पढ़ते वैदिक काल। आप कहोगे सर आज कितना पढ़ाने वाले हो? देखिए, थकना नहीं है, जो थक गया पहले दिन उसकी कहानी खत्म है। मतलब आपको वर्दी नहीं चाहिए क्या? ऐसा है क्या? वर्दी नहीं चाहिए? वर्दी चाहिए ना, एनर्जेटिक हो जाइए। और नितिन सर की क्लास अगर लेनी है, पढ़ना है, सीखना है, मेहनत करिए। आपके लिए मैंने इतना मेहनत किया, तो मेरे हिस्से की मेहनत कौन करेगा? आपको करना है, ठीक है? ज्यादा दिक्कत हो रही है तो थोड़ी देर के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। क्लास कहीं भाग के नहीं जा रही है, ठीक है? वो आपके पास रखी हुई है, आप एक बार दो बार देखो, ये आपके हित के लिए है। ये मैं अहित नहीं चाहता, मैं चाहता तो इसी सब चीजों को और आराम आराम से पढ़ाता, लेकिन मुझे एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाना है, ताकि पता है अगले 10-15 दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि वाह सर मजा आ गया। गदगद अगर मन नहीं हो गया ना, पैसे वापस कर दूंगा, कसम खा रहा हूं, ठीक है? आप एकदम गदगद हो जाओगे, ऐसा आप कह ही नहीं सकते यार कि आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे, मजा नहीं। यार मजा तो आके रहेगा मेरे भाई, ठीक है? चलो देखते हैं। करा वैदिक सभ्यता, ध्यान दीजिएगा, वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता दो भागों में बटा, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर, पहले ऋग्वैदिक काल आया था, बाद में। मैडम 2 बजे तक पैसे हमारे अकाउंट में नहीं आया तो कंपनी से मटेरियल नहीं निकलेगा। मामी साहब जल्दी करिए, अगर मटेरियल नहीं आया तो ऑर्डर हाथ से निकल जाएगा। भाभी साहब मुझे दे दो पैसे, अभी कराता हूँ जमा, अपने घोड़े पर सवार होकर जाऊंगा। जल्दी मामी साहब। लाओ पैसे दो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो बहू। जल्दबाजी में सरला जी नहीं आती। वो अपने पैसे किसी और के हाथ क्यों दें, जब उनका गूगल पे डायरेक्ट बैंक के साथ काम करके पैसे सही जगह पहुंचाता है। पैसे आपके अकाउंट में पहुंच गए, अब तू अपने घोड़े को लगाम लगा दे। जल्दी करते, जल्दबाजी नहीं। जब बैंक और गूगल पे की सिक्योरिटी हो साथ, तो निश्चिंत होकर पेमेंट कीजिए अपने मोबाइल से। डाउनलोड गूगल पे। नया क्लिनिक प्लस विद एग प्रोटीन, जो बाल बनाए स्ट्रॉन्ग और शाइनी। क्लिनिक प्लस, मजबूती जो शाइन करे। अम्मा बालों को स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है? प्रोटीन किसमें होता है? अंडे में। तो मैं तुम्हें अम्मा नहीं अंडा बुलाऊं? क्यों? क्योंकि तुम मुझे स्ट्रॉन्ग बनाती हो। नया क्लिनिक प्लस विद एग प्रोटीन, ये बालों को पोषण दे और बनाए स्ट्रॉन्ग और शाइनी। क्लिनिक प्लस, मजबूती जो शाइन करे। उत्तर वैदिक काल आया। अगर ऋग्वैदिक काल की बात करें तो जब आपका समाप्त हुआ 17, आपने देखा कि अभी हड़प्पा काल जो था वो 2350 से स्टार्ट हुआ, लगभग 1750 तक चला। बीच का 150 साल क्या हुआ? देखिए, जब कोई एक जनरेशन समाप्त होता है ना, तो बीच का 100-150 साल डिस्टर्ब होता है, ठीक है? यहाँ पे जो युग माना गया 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व माना गया। वैसे एक्यूरेट जो माना गया है वो माना गया 1500 से 900। क्या माना गया है? 1500 से 900, और इसको माना गया है 900 से 600, ठीक है? जो और आंकड़े बता रहा हूं, फिलहाल आप दोनों याद रखना, क्योंकि अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग बातें देता है, कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है कि आप क्या मानोगे, आप लड़ झगड़ नहीं सकते। तो ये पीरियड याद रखो, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का। आगे बढ़ते हैं।
आगे देखे दे रहा दोस्तों, करे आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अच्छा ये पूछ सकता है परीक्षा में कि सबसे पहले आर्य जो थे वो कहां आकर बसे, ऐसा पूछता है प्रश्न, ठीक है। तो याद रखिए ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कश्मीर और पंजाब वाला जो बेल्ट था ये सबसे पहले यहीं पर आके बसे थे। भाई यही पूरा स्थान ही था, आर्यों का आगमन ही उसी साइड से हुआ था, तो यही स्थान था जहां पर आर्यों ने सबसे पहले अपना निवास स्थान बनाया। करा आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी, क्योंकि इसके पहले नगरीय सभ्यता कौन थी, हड़प्पा काल वाली थी। अब नगरों को और डेवलप होने चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि एक औसत से ज्यादा जब नगर बढ़ने लगता है। हालांकि हड़प्पा सभ्यता क्यों समाप्त हो गया इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ बहुत सारे लोगों का मत है कि वहां पर नदियों ने अपनी दिशाओं में परिवर्तन किया, जिसकी वजह से पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया और इसी वजह से हड़प्पा जैसी सभ्यता का क्या हो गया, विनाश हो गया, ऐसा माना जाता है। क्यों माना जाता है उसके पहले उसके पीछे प्रमाण भी दिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो बने थे भूखंडों पर जो निर्माण हुआ था, उस निर्माण के ऊपर जो जल का निशान छूटा हुआ वो लगभग 6-7 मीटर तक है। ऐसा माना जाता है कि स्थान पूरा कई वर्षों तक जलमग्न रहा होगा, जिसके वजह से यहाँ पूरी व्यवस्था क्या हो गई, पूरी तरह से समाप्त हो गई। तो ये आपको ध्यान देना है। तो आर्यों को फिर से कहानी स्टार्ट करना था, तो एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रूप में या सभ्यता के रूप में इनका विकास हुआ। आर्यों की भाषा कैसी थी दोस्तों, तो इनकी भाषा संस्कृत थी। इनके पहले जो था हड़प्पा सभ्यता वो बृष्टोस्फोटन लिपि थी, वहां पर भाव चित्रात्मक, अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। यहां पर ध्यान देंगे आप लोग, आर्यों की भाषा कैसी थी, संस्कृत थी। जो हमारे वेदों की रचना हुई सब संस्कृत में हुई है, लौकिक संस्कृत, जो आज का संस्कृत है इससे थोड़ा हटके था, लौकिक संस्कृत। करा सभा और समिति को राजा की सलाह देने वाली संस्था भी कहा जाता था, ठीक है। इसको भी याद रखेगा, किसको याद रखेगा, सभा और समिति को क्या कहा जाता था, राजा की सलाह देने वाली संस्था कहा जाता था, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। बताइए इसको किसकी पुत्री कहा जाता है, जल्दी से सोच समझ के बताइए, सभा और समिति को किसकी पुत्री माना जाता है। करा युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था, राजा करता था। जब युद्ध होता था, जब लड़ाइयां होती थी, तो कबीले का नेतृत्व कौन करता था, भाई मैंने कहा ना पूरा एक कबीला होता था, ठीक है। इस समय वैदिक काल जो चल रहा था, इस समय कबीला होता था, और यहाँ पर एक बड़ा युद्ध फेमस है, दसराग युद्ध। दसराग युद्ध दोस्तों 10 राजाओं के मध्य ये युद्ध हुआ था, इसलिए इसका नाम है दसराग्य, राज्य माने राजा, दसराग्य युद्ध, ठीक है। तो याद रखेगा। करा ये युद्ध होता किसके लिए था, तो याद रखे गविष्ठ के लिए। ये गविष्ठ क्या होता है, गविष्ठ मतलब गाय के लिए। ये युद्ध किसके लिए होता है, गाय के लिए होता है, ठीक है। इसको याद रखे, गविष्ठ का मतलब क्या होता है, गाय, ठीक है। बात आती है कि गाय के लिए युद्ध क्यों होता था। भाई गाय के लिए युद्ध क्यों होता था, क्योंकि दोस्तों गाय क्या होती थी, एक ऐसी पशु थी जिससे हमें हर जगह फायदा था। गाय दूध देती थी, ठीक है। गाय जो है खेतों में भी कार्य कर लेती थी, तो इसके लिए अक्सर करके लड़ाइयां होती थी, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे आज धन के लिए लड़ाई होती है, वैसे तब गाय के लिए लड़ाई होती थी, क्योंकि सबसे बड़ी पूंजी गाय को ही माना जाता था। पुराने जमाने में आपने देखा होगा, लोग शादी विवाह में गाय और जो है बैल दान दिया करते थे, हाँ दहेज के रूप में गाय और बैल दिए जाते थे, ठीक है। कर समाज की सबसे छोटी इकाई कौन था, ये परिवार या कुल था, समाज की सबसे छोटी इकाई, तो ध्यान दीजिएगा। आर्य शब्द किसको इंगित करता है, परीक्षा में आता है। आर्य का अर्थ क्या होता है, आर्य माने होता है श्रेष्ठ जन। आर्य माने क्या होता है, जो श्रेष्ठ है वो आर्य है, ठीक है। तो याद रखे, लोग बोलते ना हे आर्य पुत्र, मतलब हे श्रेष्ठ, ठीक है। तो श्रेष्ठ याद रखे, आर्य का तात्पर्य क्या होता है, श्रेष्ठ। एक दो शब्दों का अर्थ आपसे यहां बहुत पूछता है, एक आर्य अक्सर करके पूछता है परीक्षा में, एक उपनिषद का अर्थ पूछता है, ठीक है। कि उपनिषद माने क्या होता है। उपनिषद मीन्स होता है दोस्तों गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान को अर्जित करना। किसके समीप, याद रखे गुरु के समीप बैठ करके, ठीक है। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करना, इसको उपनिषद कहा जाता है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए क्या दे रहा है, करत्रयी नाम किसके लिए दिया गया। दोस्तों वेदों की संख्या वैसे 4 है, कितने वेद हैं, 4। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। लेकिन इसमें से अथर्ववेद को वेद नहीं कहा जाता है। बात आती क्यों नहीं कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें जादू टोना की बात की गई है। ये सबसे अंतिम वेद है, इसको अंतिम में जोड़ा गया। 3 वेद को ही वेद माना जाता है, इसलिए वेद को वेदत्रयी कहा जाता है। कौन सा, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तीनों याद रखेगा। तो यहां लिख रहा है कि त्रयी किसे कहते हैं, तो देखिए 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेदत्रयी कहा जाता है। करा यज्ञ संबंधी विधान कहां दिए गए, कर्मकांड यज्ञ संबंधी विधान, ये यज्ञ से य याद रखेगा, य से यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद जो है दोस्तों उसमें यज्ञ संबंधी विधानों के बारे में बताया गया है, कर्मकांडों के बारे में बताया गया है, पूजा पाठ के बारे में बताया गया है, ठीक है। 4 वेदों में से किसमें जादुई माया है, जादुई माया
जो है मन को वशीकरण करने वाले मंत्र, ठीक है, ये सब कहां, जादू टोना ये सब कहां पे, ये सब अथर्ववेद में है। और अथर्व का अर्थ क्या होता है, ये अगर परीक्षा में पूछते तो बताइए, अथर्व माने ही होता है जादू टोना। अथर्व माने क्या होता है, जादू टोना। तो इसको याद रखिएगा। बस एक अच्छी चीज है दोस्तों, इस वेद का एक सब वेद बाद में आएगा, आप देखेंगे, ठीक है, तो उसके अंतर्गत आता है दोस्तों चिकित्सा वगैरह का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, तो उसको याद रखिएगा, चिकित्सा वगैरह का अध्ययन भी अथर्ववेद के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। आगे देखिए, उपनिषद किस परंपरा पर आधारित था? दोस्तों उपनिषद को भारतीय दर्शन पर आधारित परंपरा माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता था, गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान अर्जित किया जाता था, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। महाभारत का मूल नाम क्या था दोस्तों? तो महाभारत दोस्तों उस समय का सबसे बड़ा जो है महाकाव्य माना जाता था, इसको जय संहिता कहा जाता है, महाभारत को जय संहिता का नाम दिया जाता है। भारतीय दर्शन मीमांसा के संस्थापक कौन है? कई सारे दर्शन है, आपने न्याय दर्शन सुना होगा, योग दर्शन सुना होगा, ठीक है, कई लोगों का नाम पढ़ेंगे, उसमें याद रखें मीमांसा दर्शन से संबंधित कौन थे, तो ध्यान दीजिएगा, इससे संबंधित थे जैमिनी जी, ठीक है, आचार्य जैमिनी का नाम सुना होगा, ये मीमांसा से संबंधित थे, इसको याद रखें। योग के लिए आप पतंजलि को जानते हैं, उसी तरह से मीमांसा के लिए जैमिनी को याद रखें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? सोम दोस्तों एक ऐसा रस होता था जिसके लिए सोम देवता को याद किया जाता था, सोम रस का नाम सुना होगा, ठीक है, तो याद रखेगा, ये 9वां मंडल है ऋग्वेद का, उसमें इसके बारे में वर्णन किया गया, ठीक है। ऋग्वेद का तीसरा मंडल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तीसरे मंडल में दोस्तों गायत्री मंत्र की चर्चा की गई, जो गायत्री मंत्र है ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, ठीक है, तो ये जो है दोस्तों ये गायत्री मंत्र है, और इसकी चर्चा कहां पर की गई है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में चर्चा हुआ है, ठीक है, और ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम की चर्चा हुई है। याद रखेगा, परीक्षा में एक भी प्रश्न जाने नहीं देना है, ठीक है। आगे देखिए, आध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद, ये जो दो लोगों का संवाद है, नचिकेता एक थे, यम एक थे, यम मतलब यमराज, यमराज और नचिकेता के बीच में संवाद हुआ था, उसको कठोपनिषद में बताया गया। कहां पर पूछता आपसे परीक्षा में, किस उपनिषद में बताया गया? तो क्या बताएंगे? कठोपनिषद से प्राप्त होता है। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय रचना से संबंधित है, जहां गीत गाए गए हैं, सब पद्य में लिखा हुआ है, गीत मतलब पद्य में लिखा हुआ है, ठीक है, तो याद रखें, सामवेद जो है वो पद्य में लिखा हुआ है, ये जो है संगीत में ध्वनि में इसको गाया जा सकता है, ठीक है, तो याद रखेगा, ये ऋग्वेद पर आधारित है, लेकिन वेद का नाम अलग है, सामवेद, ठीक है। न्याय, वेदांत, योग और सांख्य में सबसे प्राचीन कौन सा है? ठीक है, तो याद रखिए, इसमें जो है सबसे प्राचीन कौन सा है? ये सांख्य दर्शन जो है ये सबसे प्राचीन माना जाता है, ठीक है। करा कि ऋग्वेद काल में बहुपतित्व विवाह क्या था? प्रचलित नहीं था दोस्तों, उसमें ग्रामीण सभ्यता जरूर थी, लेकिन बहुपतित्व विवाह नहीं हुआ करता था। बहुपतित्व मतलब बहुत सारी पत्नियां, ठीक है, बहुपतित्व बहुत सारे पति, ठीक है, तो याद रखें, पत्नियां नहीं, तो इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट उस समय नहीं था। ऐत्रेय, विजासेना, कृष्णा, कर्णामृति, ये क्या है दोस्तों? याद रखिए, ऐत्रेय के उपनिषद हैं, ठीक है, आपने नाम सुना होगा ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है, तो याद रखिए ये ऐत्रेय क्या है? ये ऐत्रेय के उपनिषदों के नाम है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्ण व्यवस्था में सुना होगा आपने कि वर्ण व्यवस्था, अरे आपने पढ़ा, अच्छा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यही था वर्ण व्यवस्था। ये इसकी चर्चा कहां पर किया गया? तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें जो इसकी चर्चा किया गया है, ठीक है, 10वें मंडल में। तीसरे मंडल में आपको क्या बताया गया? गायत्री मंत्र का, और 9वें मंडल में सोम। मेरी मंच नट्स में है क्रंची वेफर, डिलीशियस डबल कोटिंग, रोस्टेड पीनट्स, पीनट ब्रेड और लोड्स ऑफ कॉन्फिडेंस का क्रंच। और यही नहीं, अब मिलेगा सुपर हीरोज वाला कॉन्फिडेंस मंच नट्स के साथ 1000 रुपए के मार्वल वाउचर्स जीतने का मौका फ्रॉम नेस्ले। देवता का, और 10वें मंडल में किसका वर्णन किया गया? वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है, ठीक है। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख कहां पर मिलता है? पुरुष मेध, ठीक है, पुरुष मेध मत लिखिएगा, पुरुष मेघ लिखिएगा, तो इसका वर्णन मिलता है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में। कहां पर? शतपथ ब्राह्मण में। बस इतना ही परीक्षा में पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अभी एक और मैं आपको वीडियो दूंगा अपनी तरफ से, ठीक है, जिसको देखने के बाद आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, और भी बेहतर हो जाएगी, तो आप खाली जुड़े रहिए और देखते जाइए, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। पारसियों
के ग्रंथ जिसका नाम है जिंद अवेस्ता, ठीक है, उसमें अहुर मज्जा का वर्णन मिलता है। ये अहुर मज्जा कौन है दोस्तों? ये असुरों का देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असुरों का देवता कहा जाता है। ये हमारे यहाँ नहीं, एक्चुअली में जो जिंद अवेस्ता है ये पारसियों का ग्रंथ है और इसका भी जो टाइम पीरियड है ऐसा माना जाता है कि वो ग्रंथ भी किस समय में लिखा गया, जब हमारे यहाँ पर वेदों की रचना हो रही थी उस समय इसकी रचना हुई है। और उसमें असुरों का देवता किसे कहा जाता है? अहुर मज्दा को कहा जाता है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। करा ईरान से, देखिए मैंने आपसे कहा बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम टॉपिक टू टॉपिक चल रहा है। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, उसको ऐसे मैं पढ़ा रहा हूं ताकि आपको इस चैप्टर का एक निचोड़ मिल सके। बहुत डिटेल में आप पढ़ते चलिए, ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। करा ईरान से भारत में आर्यों के आगमन की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होता है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दीजिए, परीक्षा में बिल्कुल पूछा जा सकता है। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ईरान से जो लोग आए थे उसके बारे में भारत आने वाले आर्यों का उल्लेख एक अभिलेख है जिसका नाम है बोगज कोई अभिलेख। क्या नाम है? बोगज कोई। कोई तो आया था, कोई ना कोई, ठीक है, तो कोई से याद रखे। बोगज कोई अभिलेख में क्या है? ईरान से आए हुए लोगों के बारे में बताया गया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। दशराग युद्ध का वर्णन कहां पर मिलता है? 7वें मंडल में, ठीक है। 9वें मंडल में सोमरस, वर्ण व्यवस्था 10वें में, गायत्री मंत्र 3रे में और 7वें में क्या मिलता है? याद रखे दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ठीक है, तो याद रखेगा। अथर्ववेद में सभा और समिति को क्या कहा गया है? पीछे मैंने क्वेश्चन किया था, इसको दोस्तों प्रजापति की पुत्री माना गया है। क्या माना गया है? प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, सभा और समिति। ये राजाओं की समितियां होती थी जो राजाओं को निर्देश दिया करती थी। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है किसमें किया गया? 3रे मंडल में, ऋग्वेद में किया गया है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? अगर परीक्षा में यह प्रश्न आता है तो बताइएगा सावित्री को समर्पित है। किसको? सावित्री को समर्पित है, गायत्री को नहीं। परीक्षा में आ गया तो क्या बताएंगे? सावित्री को समर्पित है, इसको ध्यान दीजिएगा। सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? दोस्तों ये लिया गया मुंडको उपनिषद से। मुंडक उपनिषद का नाम है जहां से लिया गया सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है, ठीक है। अस्तो मा सद्गमय, ये कहां से लिया गया? यह वाक्यांश से आप पढ़ते हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र से अगर जुड़े हैं तो अक्सर करके वाक्य सुने होंगे, ठीक है। अस्तो मा सद्गमय, ये शब्द कहां से लिया गया है? बृहद आरण्यक उपनिषद है, वहां से लिया गया, ठीक है। एक साथ मिलाएंगे तो बृहद आरण्यक हो जाएगा, उससे लिया गया है। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन आता था? द्विज किसको कहा जाता था? देखिए ये द्विज के बहुत सारे अर्थ हैं। आपसे हिंदी में समानार्थी शब्द पूछता है, वहां पर भी पूछता है द्विज। तो द्विज माने ब्राह्मण भी होता है, द्विज माने क्षत्रिय भी होता है, सॉरी वो द्विज अलग है, वहां ब्राह्मण बोला जाता है, याद रखेगा। यहां पर द्विज के तात्पर्य में याद रखिए, आपका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होता था ना, उसमें शूद्र हटा दीजिए। जिस तरह से वेदत्रयी में आपने अथर्ववेद को हटा लिया, उसी तरह से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में शूद्र को हटा लीजिए तो बाकी के 3 किसमें आते थे? ये द्विज कहलाते थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वही पशुपालन था, कृषि करना ये आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था। व्यवस्था कैसी थी? नगरी व्यवस्था थी। आपकी वर्दी हमारी जीत। चल शुरू करते हैं, ठीक है। मजा आया? और चलेगी क्लास? बिल्कुल चलेगी, थकना नहीं है, थकना नहीं मेरे भाई, ठीक है। थक गए तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी तो यार 3रा चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, सोचा था 5-6 चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। पढ़ सकते हो कि नहीं 5-6 चैप्टर? हाँ, नौकरी पानी है, पढ़ सकते हो कि नहीं, ये बताओ। नौकरी पानी है तो पढ़ सकते हो कि नहीं? अच्छा सोचो मैं अगर इतने ही टॉपिक को 3-4 दिनों में पढ़ाता, धीरे 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 धीरे। लोग करते हैं ऐसा, मुझे नहीं समझ में आता है कि ऐसा लोग क्यों करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही उनको पता चला कि कोई परीक्षा आ गई है, नोटिफिकेशन आया नहीं, कि लोगों ने सोचा तुरंत बैच बनाओ और तुरंत जो है पढ़ा दो, तुरंत पढ़ा दो, तुरंत पढ़ा दो। मैंने क्या किया पता? मैंने कितना मेहनत किया आपके लिए। मैंने कभी दिल्ली पुलिस का पेपर नहीं सॉल्व किया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि नहीं मुझे इस बैच में रखा जा रहा है, क्योंकि मैं वैसे बैच पढ़ाने वाला नहीं था, ये बैच अन्य लोग पढ़ाने वाले थे, बट जैसे ही मुझे लगा कि नहीं सर इस बैच को आपको देखना है, तो फिर मुझे लगा कि यार चलो ठीक है देख लेते हैं, वैसे बच्चों के हित की बात है तो मैं वहां पीछे नहीं हटता हूँ। बहुत मेहनत पड़ जा रही मुझे, बट मैंने कहा कि चलो ठीक है देखते हैं, ठीक है। तो जब इस बैच में आया दोस्तों ना, तो मैंने कहा मैं तो ऐसे नहीं पढ़ा पाऊंगा, अगर पूरा जीएस मुझे देखना है या जीएस में 1-2 लोग और भी हमारा साथ देते हैं तो मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा। इस बार मैं एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा। पहले मैं देखूंगा कि आपकी परीक्षा में प्रश्न जो आते हैं वो आते कैसे। ऐसा नहीं है मैं पता चला मुझे हिस्ट्री बड़ी बढ़िया आती है, बहुत बढ़िया आती है, खूब मन लगा के रच रच के हिस्ट्री पढ़ाया। इकोनॉमिक्स कौन पढ़ाएगा? चाचा के पढ़ाएंगे।
अरे थोड़ा हंसी मजाक कर लो, थोड़ा मेंटेन हो जाए, रिफ्रेश होने दो यार, घबराओ मत, ठीक है। तो कौन पढ़ाएगा? तो मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं चलेगा, जो सब्जेक्ट आता है ऐसा नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे पहले पेपर सॉल्व करो। तो मैंने क्या किया, कम से कम जो 10 अभी सेट हुए थे लाइन से, ठीक है, एक एक दिन में 2-2 3-3 सेट में पेपर होते थे। मैंने पेपर लिया 2017 में जो पेपर हुआ था, उसके पहले के जो पेपर थे सब लेकर के सॉल्व किया, ठीक है, सॉल्व किया और कॉपी लेके लिखता था। लोग बोलते थे सर क्या कर रहे हो आप, ठीक है, मैंने कहा यार कुछ नहीं करना हूं। कितना, मुझे इतना पेपर सॉल्व करने में कितना दिन लगा, 4 दिन लगा। 4 दिन में आज तक आपके एग्जाम में जितने पेपर आए हैं सब सॉल्व कर डाला मैंने, सब सॉल्व 4 दिन के अंदर, वो भी दिन भर नहीं, केवल 3-3 4-4 यार 50 क्वेश्चन आता है, 50 क्वेश्चन जान लो 10-15 मिनट लगता था मुझे, 10-12 मिनट के अंदर एक पेपर में सॉल्व कर देता था, ठीक है। हाँ, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे जैसे जो आपके करंट अफेयर से संबंधित थे उनको छोड़ देता था, उनके ऊपर मैं ध्यान नहीं देता था, क्योंकि 2017 का करंट अफेयर मुझे कैसे तैयार होगा, तब तो मैं इन सब क्षेत्रों से जुड़ा नहीं था। तो करंट को छोड़ करके जीएस के जो क्वेश्चन थे वो सभी के सभी मैंने कर दिए। तो करते ही चला मैं, पेपर करते ही चला, हर पेपर में नोट करते गया कि हाँ इस पेपर को दिया हूं, इसमें कितना क्वेश्चन किस किस विषय से आया है। और जब पता चला कि पूरी हिस्ट्री से केवल 6 क्वेश्चन आता है तो मुझे लगा कि एकदम इस पर जान देना गलत हो जाएगा, ठीक है। पूरी हिस्ट्री में अगर जान दे दूंगा तो बाकी का कौन पढ़ाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको एक सिस्टम से पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल घबराना नहीं है, केवल आपको साथ देकर के पढ़ना है, ठीक है। चलो, करा आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन थी? आर्यों के समय में उत्तर वैदिक काल जब शुरू होता, ऋग्वैदिक काल समाप्ति के दौर पर था, तब लोहे की खोज हो चुकी थी, ठीक है। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सबसे पवित्र नदी कौन मानी जाती है? उस समय गंगा जमुना थी, लेकिन उसका उल्लेख उतना ज्यादा नहीं मिलता। सबसे पवित्र नदी मानी जाती है सरस्वती नदी को, आज उसका प्रमाण क्या हो गया, समाप्त हो चुका है, ठीक है। कई बार माना जाता है कि सरस्वती नदी आती है इलाहाबाद में, उसका प्रमाण है गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, बट ऐसा भी कभी है नहीं, ठीक है, देखा नहीं गया, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर, अच्छा पहले क्या थे, इंद्र को सबसे महान देवता माना जाता था, लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति को सर्वाधिक प्रिय देवता मान लिया गया, सबसे प्रिय देवता हो गए। इसके पहले ऋग्वैदिक काल में कौन थे? इंद्र थे। उत्तर वैदिक काल में कौन हो गया? उनका स्थान प्रजापति जी ने ले लिया। प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समितियां, उसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, अथर्ववेद में बताया गया। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान ये क्या होते थे? करेंसी उस समय थी, जैसे इसके पहले करेंसी मुहर हुआ करते थे, यहाँ पर करेंसी निष्क और शतमान ये जो थी उस समय की मुद्रा की इकाइयां थी। गायत्री मंत्र दोस्तों किसको समर्पित है? ये सावित्री को समर्पित है, इसको याद रखेगा, जिसका संबंध ऋग्वेद से है, 3रे मंडल से है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है। जी हाँ दोस्तों, कौशाम्बी इलाहाबाद के पास में एक जगह है, वत्स, पहले इलाहाबाद जो है वत्स कहा जाता, महाजनपद कहा जाता था। जब 16 महाजनपद हुआ करते थे तो एक महाजनपद उसमें से वत्स महाजनपद था। इसकी राजधानी दोस्तों कौशाम्बी और प्रयागराज हुआ करती थी, ठीक है, अलग अलग समय में अलग अलग थी, तो याद रखें। कौशाम्बी एक ऐसा स्थान है दोस्तों जो हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों से जुड़ा हुआ है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो याद रखें वहां से क्या मिला है, एक ऐसे नगर का प्रमाण मिला जहां पक्की ईंटों का सबसे पहले प्रयोग किया गया है, ठीक है। वहां पर मैं खुद विजिट कर चुका हूं, ये सारी चीजें देखा हूं, आप जाएंगे, मतलब गजब गजब की ईंटें हैं, बहुत पुरानी है, लेकिन लगता है कि बहुत सारी पुरानी है, ठीक है। करम महाकाव्य कितने हैं? तो 2 ही महाकाव्य तब थे और अभी भी हैं, ठीक है, रामायण और महाभारत, इसको आप ध्यान रखेंगे। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता है, तो याद रखेंगे विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है। गोत्र नामक संस्था का जन्म कहां पर हुआ, कब हुआ? जो आज हम लोग गोत्र बोलते हैं ना, ये गोत्र कब से आया है? उत्तर वैदिक काल से गोत्र आया है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ये आपका 3 चैप्टर अब जाके समाप्त हुआ, 4था चैप्टर आ गया है जैन धर्म, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा? बौद्ध धर्म आ जाएगा। मजा मजा मजा, बहुत मजा आ रहा होगा, ठीक है। चलो तो ध्यान देना दोस्तों, बौद्ध और जैन के बारे में आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। अभी 3 चैप्टर हो गया, प्रागैतिहासिक काल हो गया, हड़प्पा काल हो गया, और आपका तीसरा हो गया वैदिक काल हो गया। वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इससे बाहर क्वेश्चन आने वाले नहीं है। एक बार वीडियो देखना और टाइम मिलेगा तो दोबारा फिर से देखना, ठीक है, एकदम मन से देखो वीडियो, बिल्कुल दिक्कत मत करो। वर्दी अब आपको लग रहा होगा सर पहले ही दिन में इतना पढ़ा दिए, वर्दी लगता है जबरदस्ती पहना दोगे, नहीं पहनना चाहेंगे तो भी पहना दोगे, अब पहना ही देंगे, ठीक है, पहली बार आया ना तो पहना ही देंगे। अब तो हर एग्जाम क्वालिफाई कराएंगे, हर एग्जाम की सीरीज चलेगी यहाँ पे, और किसी भी एग्जाम को लेकर के आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आप देखते हैं दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? अगर संस्थापक की बात आती है तो नाम है ऋषभ देव जी। क्या नाम है? ऋषभ देव जी। बनारस उनका जन्म स्थान है, और प्रथम तीर्थंकर भी कौन है? यही, ठीक है। कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24वें तीर्थंकर आपके महावीर स्वामी जी है। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव जी थे, ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? तो पार्श्वनाथ है। कौन है?
पार्श्व। और इनका चिन्ह क्या है दोस्तों, तो याद रखें जिस तरह से, अच्छा पार्श्व के ऊपर देखिए एक नाग बैठा है, तो याद रखिएगा नाग बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। लिख रहा अनेकांतवाद का सिद्धांत किस धर्म के मूल सिद्धांत